हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट अर्थात पूंजी समायोजन से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज हम पूंजी समायोजन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3:1 में विभाजित करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं। सी एक को एक नया साझेदार बनाया जिसे फर्म में इन्होंने 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब सी पूंजी के लिए 40,000 रुपये लाता है, अर्थात सी की जो पूंजी है वो 40,000 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सी की 1/4 हिस्से की पूंजी कितनी है सर? 40,000 है। ठीक है सर। इसके बाद होता है कि ए और बी की समायोजित पूंजी, ए की और बी की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी को क्या कहा जाता है? एडजस्टेड कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं अपन इसको। इसका अर्थ क्या होता है समायोजित पूंजी का? देखिए, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने कुल कितने समायोजन पढ़े थे सर? हमने इसमें ख्याति से संबंधित समायोजन पढ़ा था सर। हमने इसमें पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड समायोजन को पढ़ा था। इसी चैप्टर में हमने अवितरित लाभ और अवितरित हानियों से संबंधित समायोजन को भी पढ़ा था। और इसी चैप्टर में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से संबंधित समायोजन भी पढ़े थे। तो सर ये सभी समायोजन जो हमने पढ़े हैं, इन सभी समायोजनों को करने के बाद जो हमारी पूंजी रहेगी यानी अंतिम पूंजी, इन समायोजनों को करने के बाद उस पूंजी को समायोजित पूंजी कहा जाता है। तो यहां प्रश्न में समायोजित पूंजी दे रखी है 1 लाख रुपए, 1 लाख, और इसकी है रुपए 25,000। ये इनकी समायोजित पूंजी है। इसके बाद प्रश्न में हमसे कहा गया, यह निश्चित हुआ कि पुराने साझेदारों की पूंजी सी की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि सी 1/4 हिस्से के लिए जो 40,000 की पूंजी लेकर आया है, इस सी की पूंजी के आधार पर ए तथा बी की पूंजी को समायोजित करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में जब हमने इसकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हमें पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना होता है, तो सबसे पहले नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी होगी। नई फर्म का अर्थ क्या हुआ कि ए और बी जब साझेदार थे तो ये पुरानी फर्म थी, और सी के प्रवेश होने के बाद इनकी फर्म क्या हो जाएगी? एक नई फर्म बन जाएगी। तो नई फर्म की कुल पूंजी पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मान ले 1/4 हिस्से के लिए पूंजी की राशि कितनी है सर? 40,000 है 1/4 हिस्से के लिए। तो कुल हिस्सा कितना माना जाता है? 1। तो कुल हिस्से, एक हिस्से के लिए कुल पूंजी की राशि कितनी होगी सर? 40,000 भाग 1/4 ये होगा। तो इसको 1/4 को भाग देने का अर्थ ये होगा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 40,000 गुणा 4/1। ये 40,000 गुणा 4/1 इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि नई एक हिस्से की अर्थात कुल पूंजी, एक हिस्सा अर्थात कुल, तो कुल पूंजी नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की जो कुल पूंजी है वो आई 40,000 गुणा 4/1। 40,000 गुणा 4/1 बराबर 4 चौक 16, 1,60,000। तो यही मैंने बताया था कि नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है कि नए साझेदार की पूंजी को गुणा करना है नए साझेदार के हिस्से को उल्टा करके, या फिर मैंने आपको यह बताया था पिछले वीडियो में कि नए साझेदार की पूंजी को हम गुणा करें 40,000 नए साझेदार की पूंजी, और उसको हमें 1/, नए साझेदार के हिस्से से गुणा करना है। तो 1/, नए साझेदार का हिस्सा यानी 1
1/4 करेंगे तो ये 4 किस में चला जाएगा, ऊपर गुणा में। तो 40,000 गुणा 1 और गुणा 4/1, तो 1 से गुणा करेंगे, कोई महत्व नहीं इसका, तो 4 से तो गुणा होगा, तो 4 चौक 16, 1 का भाग लगाए तो 1,60,000। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फॉलो किए। तो यहाँ पे नई फर्म की कुल पूंजी कितनी हुई, 1,60,000 हो गई सर। अब ये जो नई फर्म की कुल पूंजी है इसे हमें साझेदारों में विभाजित कर देना है। कौन से अनुपात में सर, नए अनुपात में, साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे सर नया अनुपात तो हमारे पास प्रश्न में नहीं है, तो नए अनुपात में किस प्रकार करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। नया अनुपात प्रश्न में नहीं है तो प्रश्न में त्याग अनुपात है क्या, सर त्याग अनुपात भी नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, तो जब नया अनुपात ना हो और त्याग अनुपात भी ना हो तो दो तरीके हैं, या तो पहले नया अनुपात ज्ञात करो, या नया अनुपात ज्ञात नहीं करना चाहते हो तो सीधा करो। देखो कैसे करना है। साझेदार कौन थे सर, ए, बी और सी, इन लोगों में हमें पूंजी को विभाजित करना। मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से आप अच्छे से करके देखोगे। दोनों तरीके से मैं करके बता रहा हूं आपको। पहला तरीका किस प्रकार करेंगे कि ए, बी और सी में इस पूंजी को विभाजित करना है। तो सी नया साझेदार आया, 1,60,000 की पूंजी में सी का हिस्सा कितना है सर, 1/4 हिस्से के लिए सी फर्म में प्रवेश कर रहे हैं, और वो तो अपनी 40,000 पूंजी लेके ही आया है। तो इसका 1/4 निकालोगे तो वापस वही 40,000 ही आना है, क्योंकि अपने 40,000 को ही तो 4/1 से गुणा किया था। तो सर इसकी पूंजी हो गई 40,000। तो कुल 1,60,000 की जो फर्म की पूंजी है उसमें 40,000 रुपए पूंजी किसकी होगी, सी की हो गई। तो इसका मतलब शेष पूंजी कितनी बची सर, शेष पूंजी ए और बी के लिए बच गई 1,20,000। 1,60,000 में 40,000 तो सी की पूंजी है, सी लेकर आया है। और वैसे भी अपन 1,60,000 की पूंजी में सी का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो वही 40,000 आएगा। तो 40,000 में सी की पूंजी हो जाने के बाद ए और बी के लिए शेष पूंजी रहेगी 1,20,000। तो अब 1,20,000 को हमें किस में बांट देना सर, ए और बी में बांट देना है इसको। तो ए और बी का अनुपात कितना था सर, ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात था यहाँ पे 3:1। तो इनके लाभ विभाजन अनुपात में अपन बांट देंगे 3:1 में। तो 3 और 1 कितना हो गया सर, 4 हो गए। इसमें 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा सर, 4 × 12 30,000 आएगा। 30,000 को 3 से गुणा किया सर 90,000 हो गया। फिर 30,000 को इस 1 से गुणा किया तो सर कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो इस प्रकार हमने इसको विभाजित कर दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3 और 1 4, 1,20,000 में 4 का भाग दो, कितना आएगा, 4 × 12 30,000 आ जाएगा। 30,000 को 3 से गुणा करो 90, 30,000 को 1 से गुणा करो 30,000 आ गया। तो ए की नई पूंजी कितनी, 90,000, बी की नई पूंजी कितनी सर 30,000, और सी की पूंजी कितनी 40,000। तो ये होगी नई पूंजी, साझेदारों की नई पूंजी। अब साझेदारों की नई पूंजी का हमें क्या करना है, समायोजित पूंजी के साथ तुलना करनी है। तो देखो ए और बी की समायोजित पूंजी कितनी दी हुई है। यहां प्रश्न में हमें ए और बी की समायोजित पूंजी 1,25,000 रुपए दी हुई थी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे समायोजित पूंजी लिख देता हूं। समायोजित पूंजी अर्थात ये पुरानी पूंजी है और ये नई पूंजी है। तो समायोजित पूंजी है इनकी 1,00,000 और इसकी है 25,000। ये दी हुई है, ये प्रश्न में दी हुई है अपने को 1,00,000 और 25,000। देखिए ए की जो पुरानी पूंजी है समायोजित तो वो 1,00,000 थी, जबकि ए की नई पूंजी 90,000 है। यानी कि जो नई पूंजी है वो ज्यादा कम है, तो नई पूंजी कम है और पुरानी ज्यादा है। तो क्या करेगा, ये 10,000 रुपए अपने निकाल कर ले जाएगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब साझेदारों की नई पूंजी कम होती है और समायोजित पूंजी ज्यादा होती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि नई पूंजी कम है और समायोजित पूंजी यानी पुरानी पूंजी ज्यादा है। तो नई पूंजी के बराबर हमें पूंजी रखना है, तो अंतर की जो पूंजी होगी वो साझेदार ले जाएंगे। तो ये जो अंतर की पूंजी यहाँ पे साझेदारों द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, यहां नई पूंजी 90,000 है और 1,00,000 रुपए समायोजित पूंजी यानी पुरानी पूंजी 1,00,000 थी, नई पूंजी 90,000 थी। तो नई पूंजी के बराबर हमें 90,000 रुपए रखने हैं। तो 10,000 रुपए की पूंजी ये साझेदार ए निकाल कर ले जाएगा। तो ये ले जाई जाने वाली पूंजी होगी, ले जाई
जाने वाली पूंजी। इसके विपरीत बी को देखिए, बी में क्या बता रहा है कि 30,000 की इसकी नई पूंजी है और 25,000 समायोजित पूंजी है। इसका अर्थ ये है कि नई पूंजी 30,000 है और पुरानी पूंजी 25,000 है। तो हमें रखनी कौन सी है फर्म में? फर्म में रखनी है नई पूंजी। तो नई पूंजी जो फर्म में रखनी है वो 30,000 और इसकी पहले से फर्म में कितनी सर? 25,000 है। इसका मतलब 5,000 रुपए इसको और लाने पड़ेंगे। फर्म में इसकी पूंजी पहले से कम है तो इसको 5,000 रुपए पूंजी और लानी पड़ेगी। तो ये हो गई साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, लाई जाने वाली पूंजी। तो इस प्रकार हम साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी और लाई जाने वाली पूंजी की गणना तो हमने कर ली। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न में? अब इस प्रश्न में कहा गया कि जनरल प्रविष्टि कीजिए, तो हम इनकी जनरल प्रविष्टि करते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रविष्टि बनाएंगे अपन। यहां मैं आपको प्रविष्टि बना के बता रहा हूं। देखिए यहां साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी, अर्थात यह होगा कि साझेदार ए अपनी पूंजी फर्म से ले जाएगा। तो साझेदार ए अपनी पूंजी जब फर्म से ले जाएगा तो फर्म से क्या गया सर? फर्म से गई कैश, क्योंकि साझेदार जब फर्म से पूंजी लेकर जाएगा तो फर्म से क्या जाएगा सर? कैश जाएगा। तो कैश बिजनेस से गया, यानी कि ए लेके जाएगा कैश। तो आपको पता है कि जाने वाली वस्तु क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। तो कैश लेके गया, कैश अकाउंट तो हो गया क्रेडिट। और ये कैश कौन लेके गया सर? ए जो साझेदार है वो लेके गया। तो ए कौन है? एक व्यक्ति है। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है सर? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहां ए पूंजी लेकर जा रहा है, 10,000 रुपए लेकर जा रहा है फर्म से। तो ए कौन हो गया? पाने वाला हो गया सर। तो हम पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे कितने रुपए लेके जा रहे हैं सर? 10,000 रुपए लेके जा रहा है। तो 10,000 रुपए से प्रविष्टि कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इस प्रश्न में कहा कि बी 5,000 रुपए लेकर आएगा। देखिए इस समायोजन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बी 5,000 रुपए लाई जाने वाली पूंजी है बी की, यानी कि बी 5,000 रुपए लेकर आएगा। अच्छा, बी जब फर्म में 5,000 रुपए की पूंजी लेकर आएगा तो फर्म को क्या मिलेगा भाई? साझेदार जब फर्म में पूंजी लाएगा तो पूंजी के रूप में वो फर्म को क्या देगा सर? कैश ही तो देगा। तो फर्म को कैश मिलेगा। तो कैश बिजनेस में आई। और आपको पता है आने वाली वस्तु क्या होती है? डेबिट होती है। जाने वाली क्रेडिट और आने वाली डेबिट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो आने वाली वस्तु डेबिट होगी सर। 5,000 की बिजनेस में कैश आ गई तो डेबिट कर दिया। लेकिन ये कैश दी किसने सर? ये कैश बी ने दी। तो बी कौन है सर? देने वाला। और पता है आपको देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? बी को क्रेडिट कर देना टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह बी कितनी पूंजी दे रहा है? 5,000 रुपए दे रहा है। तो 5,000 रुपए से इसकी प्रविष्टि हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न में ये इस से प्रविष्टि, तो इस प्रकार प्रश्न में हम ये दो प्रविष्टियां इसमें बना देंगे। तो देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है कि ए और बी साझेदार हैं। सी को इन्होंने 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। 40,000 रुपए सी पूंजी लेकर आता है। सी की पूंजी के आधार पर हमें पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित करना था, जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो सी की पूंजी के आधार पर समायोजित करना। ए और बी की समायोजित पूंजी भी दे रखी थी। तो सी की पूंजी 1/4 हिस्से के लिए कितनी थी? 40,000। तो इसका अर्थ फर्म की कुल पूंजी, एक हिस्से की कुल पूंजी कितनी होगी भाई? 1/4 हिस्से का मतलब तो आपको सबको पता है ना। जब मैं आपको रेशियो पढ़ाया था, नए अनुपात की गणना पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था इसका अर्थ कि जब बट्टा में कोई संख्या दे रखी हो तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए 1/4 का अर्थ है जब पूरा लाभ अगर एक है, ये एक अपना पूरा लाभ है, तो इसके अगर मैं 4 हिस्से कर देता हूं बराबर, 1 2 3 4 हिस्से बराबर कर दिए, तो इसमें से एक हिस्सा सी को मिल जाएगा। शेष 3 हिस्से किसके हो गए? शेष 3 हिस्से हो गए ए और बी के हो गए। तो इसी प्रकार ये जो पूंजी 40,000 की, इस एक हिस्से के लिए पूंजी 40,000 है। तो आप बताओ कि एक हिस्से के लिए 40,000 पूंजी है, तो इन बाकी 3 हिस्सों के लिए पूंजी कितनी होगी? तो 4 में से एक हिस्से की पूंजी, 4 में से एक हिस्से की पूंजी 40,000 है। तो कुल पूरे हिस्से की, पूरे एक हिस्से की पूंजी कितनी?
40,000 बटा 1/4, यानी 40,000 गुना 4/1 हो गई। तो यानी कि नई फर्म की कुल पूंजी कितनी हुई, 4/1 गुना 40,000, 1,60,000 हुई। फिर हमें इसको नए अनुपात में साझेदारों में विभाजित करना है। अब प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया हुआ और नई प्रश्न में त्याग अनुपात दिया हुआ। अगर त्याग अनुपात देता तो हमें नया अनुपात पहले ज्ञात करना पड़ता, और प्रश्न में नया अनुपात है नहीं तो नए अनुपात में बिना हुए अपन बांट नहीं सकते। वैसे तो अपन यहाँ पे भी नए अनुपात की गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बिना नए अनुपात ज्ञात किए कैसे प्रश्न को किया कि सर सी की पूंजी तो 40,000 थी, वो लिख दी हमने यहाँ पे। तो अब शेष पूंजी 1,20,000 बची, वो किसके लिए, ए और बी के लिए। तो ए और बी में हमने उनके पुराने अनुपात 3:1 में विभाजित कर दी, तो 90,000 और 30,000 पूंजी आई। अब 90,000 और 30,000 जो नई पूंजी है, इसकी तुलना हमने समायोजित पूंजी से की, तो पता लगा कि ये ए अपनी पूंजी ले जाएगा 10,000 और बी पूंजी लेकर आएगा 5,000। तो हमने इस प्रकार इन दोनों की पूंजी लाने की और ले जाने की प्रविष्टियां हमने बना दी। तो एक तो तरीका है करने का ये। एक आप क्या कर सकते हो कि यहां से थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हो, ये इतना इतना पार्ट आप चेंज कर सकते हो। इतना पार्ट चेंज कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए यहां पे मैं पहले इस काम को करने से पहले नए अनुपात की गणना कर लूं। तो नए अनुपात की गणना आपने अच्छे से सीखी हुई है। नए अनुपात की गणना कैसे करते हैं, देखो यहाँ ए और बी साझेदार हैं, कितने हिस्से के लिए सर, 3:1 के लिए साझेदार है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। तो अब इस परिस्थिति में हमने क्या पढ़ा था कि सर हम इसमें परिस्थिति में कुल लाभ 1 मान लेते हैं, तो 1 में से 1/4 सी को दे दिया, तो शेष लाभ कितना रह गया सर, शेष लाभ 3/4 रह गया। और ये 3/4 किसके लिए सर, ए और बी के लिए है। तो ए और बी में शेष लाभ को 3:1 में विभाजित करोगे तो इससे गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो ए और बी का नया अनुपात कितना हो जाएगा, नया अनुपात ए और बी का हो जाएगा 3/4 और बी का भी 3/4 गुणा ये कितना 3 और 1 4, ये भी 3/4 और 1/4 हो रहा है। तो इस अनुपात में हमने गुणा किया, 3 3 9, 9/16 और 3/16। अब सी को नए अनुपात में शामिल करेंगे। सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है ना, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि सी 1/4 हिस्से के लिए आता है, ये प्रश्न में जैसा कहा था। तो 1/4 हिस्से के लिए सी फर्म में प्रवेश करता है, तो सी का हिस्सा हो गया सर 1/4 हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब इससे नया अनुपात बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ हर की संख्या 16, यहाँ हर की संख्या 16, यहाँ हर की संख्या 4, तो हमें हर की संख्या को बराबर करना है। 4 से मैंने गुणा किया 4/4 से, तो 4/16। जब हर की संख्या बराबर होती है तो अंश की संख्या को अनुपात बना देते हैं। तो चलिए नया अनुपात कितना होगा, 9:3:4। तो ये अनुपात हो गया 9:3:4। तो 9 3 12 और 4 16। तो हमने क्या करना है, नई फर्म की जो कुल पूंजी थी, नई फर्म की कुल पूंजी जो हमने ज्ञात की हुई है, तो यहां तक तो अपने को सेम ही करना है। तो ये 1,60,000 थी, इसी तरीके से निकालनी है नई फर्म की कुल पूंजी। तो 1,60,000 थी। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे चेंज कर दिया। तो हम इसको नए अनुपात में साझेदारों में विभाजित कर देंगे। ए बी और सी में नए अनुपात में विभाजित कर देंगे, जो कि कितना है सर 9:3:4 है। 9:3:4 में विभाजित करेंगे। अब देखो विभाजित करने का तरीका, इस प्रकार की कैलकुलेशन को इजीली कैसे सोल्व करेंगे। देखो 9 3 12 और 4 16 हो गई। अब 16 से डिवाइड करो 1,60,000 को, तो कितना आएगा, 16 एकम 16 सर 10,000 आ गया। 10,000 को 9 से गुणा करो कितना आया सर 90, तो 1 आ गया। और वही 10,000 को 3 से गुणा करो कितना आया सर 30,000 आ गया। और वही 10,000 को 4 से गुणा करो कितना आया सर 40,000 आ गया। 10,000 कौन से, 9 3 12 4 16, 16 का भाग हमने 1,60,000 में दिया, तो कितना आया 10 आया सर, क्योंकि एक तो कट जाएगा, एक आएगा तो 4 जीरो आगे रहेगी, तो 10,000 आ गया। 10,000 को 9 से गुणा किया तो 90, 10,000 को 3 से किया तो 30, 10,000 को 4 से किया 40,000। तो सर ये हो गई नई पूंजी, नई पूंजी। अब इस नई पूंजी को समायोजित पूंजी से उसी प्रकार हमें समायोजित पूंजी से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। कितनी थी सर, वो 1,00,000 थी और इसकी 25,000 थी। और सी की तो कोई थी नहीं, सी तो लेके आएगा पूंजी, तो पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। तो देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे आके अब सेम हो गई। यहाँ पे जो हमने किया था ये नई पूंजी 90-30, और यहाँ देखिए ए बी की 90-30 आ रही है। और फिर हमने समायोजित पूंजी से तुलना करके लाई जाने वाली, ले जाई जाने वाली पूंजी ज्ञात की थी, उसी प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये कि जो इतना स्टेप, ये जो स्टेप था इसके 2 विधि हो गई। तो आपके ज़्यादा क्या कि सरल कौन सा रहेगा, सरल ये तरीका रह गया, क्योंकि अगर त्याग अनुपात ना दिया हो और नया अनुपात भी ना दिया हो तो सीधा इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सी की पूंजी अलग निकाल दो, शेष पूंजी जो बचेगी वो अपन ए बी में बांट देंगे। लेकिन अगर नया अनुपात दिया हो तो फिर अपने को नए अनुपात में बांटना, फिर वो सरल रहेगा, नए अनुपात में बांटना ज़्यादा सरल रहेगा अगर नया अनुपात दिया हो तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे और जनरल प्रविष्टियां आप इसकी ये बनाएंगे। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, सी को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि ए तथा बी फर्म में साझेदार हैं, सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। तो सी एक नया साझेदार है जो फर्म में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः, ए और बी की समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी अर्थात एडजस्टेड कैपिटल, इनकी समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी दी हुई है 40,000 और 20,000, 40,000 और 20,000। सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लाएगा। मतलब सी फर्म की कुल पूंजी के 1/6 हिस्से के बराबर पूंजी लाएगा। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ इस प्रश्न में सी जो नया साझेदार आ रहा है वो 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है और उसकी पूंजी कितनी होगी वो प्रश्न में नहीं दी हुई। तो इसका अर्थ पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि सी की पूंजी कितनी होगी। अब इस प्रश्न में एक और विशेष बात आपको देखने को मिली होगी। प्रश्न बताया कि ए और बी साझेदार हैं, लेकिन ए और बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात कितना है वो प्रश्न में नहीं बता रखा। तो जब प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात नहीं बता रखा होता है तो साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात होता है समान, 1:1। क्योंकि आपने साझेदारी के फर्स्ट चैप्टर में यह पढ़ा हुआ है कि साझेदारी संलेख अगर ना हो तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान होता है। तो बस आपको साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आपको क्या करना है, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान मानना है। अगर प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया हो, तो इस प्रश्न में ए और बी के मध्य लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया तो हमने ए और बी के मध्य क्या माना, समान अनुपात माना। अब सी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करा, वो पूंजी कितनी लायक है वो हमें ज्ञात करना है पहले, फिर उसकी जनरल प्रविष्टि करनी है। तो ऐसे प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप ए और बी की पूंजी का योग करो। तो आप क्या करो, समायोजित पूंजी का टोटल करो। तो ए तथा बी की संयुक्त समायोजित पूंजी, संयुक्त समायोजित पूंजी ज्ञात करो। इनकी संयुक्त समायोजित पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। तो संयुक्त समायोजित पूंजी होगी कितनी, 40 और 20। कितनी होगी, 40 और 20, 60 होगी सर। 40,000 प्लस 20,000, टोटल हो गया 60,000। अब सी के प्रवेश के बाद ए और बी का संयुक्त लाभ में हिस्सा कितना हो वो ज्ञात करो। एक स्टेप, दूसरी स्टेप, ए तथा बी का संयुक्त लाभ का हिस्सा, संयुक्त लाभ का हिस्सा कितना ए और बी का, मतलब दोनों का मिला के। तो देखो सी के प्रवेश के बाद देखना है आपको यहां पे, तो फर्म में 1/6 हिस्से के लिए सी आया है। कितने हिस्से के लिए सी आया है सर, 1/6 हिस्से के लिए फर्म में सी आया है। तो मान लेते हैं कि अपन क्या मानते हैं, 1/6 का मतलब क्या है कि जब फर्म के कुल लाभों को 6 भागों में विभाजित कर दें तो एक भाग सी को दे देंगे। तो ए और बी के लिए कितने भाग बचे सर, 5 बचे। कितने में से 5 बचे सर, 6 में से 5 बचे। तो क्या करोगे, एक में से 1/6 घटा दोगे तो हमें अब हमारे पास कितने रहेंगे, 5/6 रहेंगे। तो ये 5/6 लाभ किसका है, ये ए और बी का है। आपको देखो इस प्रकार मैंने बताया था, इस प्रकार एक बॉक्स बना के कि अगर फर्म का कुल लाभ ये है तो इस कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है, 1/6। तो 1/6 का अर्थ है कि अगर कुल लाभ के नीचे कितने दिए, 6 दिए, तो अगर कुल लाभ के 6 हिस्से बना दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हिस्से अगर लाभ के बना दो तो इसमें से एक हिस्सा आप सी को दे दो। ये सी को दे दिया तो शेष कितने बचे, 1 2 3 4 5 हिस्से बच गए सर। तो ये शेष 5 हिस्से किसके हैं, ये 5 हिस्से ए और बी के रह गए। तो 5 हिस्से हैं, 5 हैं हिस्से कितने में से हैं सर, 6 में से। तो 5/6, कुल 5 हिस्से बचे हैं कितने में से, 6 में से। तो 5/6 हिस्सा हो गया
ए और बी का संयुक्त लाभ का हिस्सा हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां संयुक्त हिस्सा 5/6 है और ए और बी की संयुक्त पूंजी 60,000 है, तो आप संयुक्त पूंजी और संयुक्त लाभ के हिस्से से आप फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेता हूं। तो यहां पे फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी मैं ज्ञात कर लेता हूं। कैसे ज्ञात करूंगा, देखिए यहां पे ए और बी की जो संयुक्त पूंजी कितनी है, 60,000 है सर। तो ये जो 60,000 की पूंजी दी हुई है कितने हिस्से के लिए, सर ए और बी की पूंजी 60,000 और ए और बी का संयुक्त लाभ में हिस्सा है 5/6। इसका अर्थ ये जो पूंजी यहां दी हुई है 5/6 हिस्से की पूंजी है। तो यहां ये पूंजी कितनी से सर, 5/6 हिस्से की पूंजी कितनी है, 60,000 है। तो कुल पूंजी, अर्थात कुल पूंजी का मतलब ये पूरा एक हिस्सा, ये पूरा एक हिस्सा। तो कुल पूंजी अर्थात एक हिस्से की पूंजी कितनी होगी सर, 60,000 में हम इस 5/6 का भाग दे देंगे यहां पे, तो भाग 5/6। इसका अर्थ अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सर ये 6 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 60,000 गुणा 6/5। तो इस प्रकार आपकी फर्म की कुल पूंजी कितनी आई सर, फर्म की कुल पूंजी आई आपकी, ये आपकी फर्म की कुल पूंजी होगी 60,000 गुणा 6/5। और हमें क्या ज्ञात करना था, हमें तो सर इसमें सी के हिस्से की पूंजी ज्ञात करनी थी। सी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है, तो 1/6 कुल फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लाएगा। तो फर्म की कुल पूंजी यानी एक हिस्से की पूंजी आएगी 60,000 गुणा 6/5। तो उसमें सी की पूंजी अब मैं ज्ञात कर लेता हूं। देखो इस कैलकुलेशन को आगे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन यहां करोगे तो डबल आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां कैलकुलेशन मत करो, सी की पूंजी डायरेक्ट करेंगे। अगर प्रश्न में फर्म की कुल पूंजी पूछा तो यहाँ कैलकुलेशन करो, हमें सी की पूंजी ज्ञात करनी, यहाँ कैलकुलेशन मत करो, अदरवाइज डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो क्या करना है अगले पॉइंट में। अब हमें सी की पूंजी यहाँ ज्ञात करनी है, सी की पूंजी, सी की पूंजी। तो सी की पूंजी हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो ये जो फर्म की कुल पूंजी है कितनी है, 60,000 गुणा 6/5 है सर। और ये फर्म की कुल पूंजी में सी का हिस्सा कितना है सर, 1/6 हिस्से के लिए सी प्रवेश करता है। तो इस फर्म की कुल पूंजी में 1/6 हिस्सा सी का हो जाएगा। तो 1/6 यानी कि गुणा कर देंगे 1/6। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब 5 का भाग इसमें दे दो, 5 का भाग दो, 12×5 = 60, तो यह आया 12,000। यानी सी की पूंजी कितनी है सर, 12,000 सी की पूंजी हो गई यहां पे। समझ में आ गई बात। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें प्रविष्टि और करनी इसकी। तो इसकी प्रविष्टि हम किस प्रकार बनाएंगे, प्रविष्टि बता देता हूं। सी फर्म में एक नया साझेदार आया है, तो नए साझेदार को पूंजी की रकम लानी पड़ेगी। और नया साझेदार पूंजी की रकम कितनी लाएगा सर, सी नए साझेदार है तो 12,000 पूंजी की रकम लाएगा। तो 12,000 सी की पूंजी 12,000 है, 12,000 रुपए की पूंजी सी जब लाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा सर, तो फर्म को क्या मिलेगा सर, फर्म को मिलेगा कैश। तो कैश बिजनेस में आया और आपको पता है जो चीज बिजनेस में आई उसे क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो 12,000 का कैश फर्म को मिला और ये कैश किसने दिया सर, सी ने दिया। तो सी कौन है सर, सी देने वाला, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट यहां पे एंट्री करेंगे। आई थिंक ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। तो ये जो पूंजी समायोजन से संबंधित प्रश्न थे मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया। अब बड़े जो प्रश्न आएंगे आपके, जिनमें आपसे रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा जाएगा, उनमें इस पूंजी के समायोजन से संबंधित एक पॉइंट को जोड़ के देगा और ये आपको सब चीजें वर्किंग नोट में तैयार करनी पड़ेंगी। एक प्रश्न हम और लेते हैं, उनमें क्या कहा गया कि साझेदार हैं ए तथा बी, दो साझेदार हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, ए तथा बी फर्म में दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:1 में विभाजित करते हैं। सी को फर्म में 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया। ए तथा बी की समायोजित पूंजी, ए और बी की समायोजित पूंजी है 40,000, 50,000 और 30,000। ए की समायोजित पूंजी 50,000 और बी की समायोजित पूंजी 30,000।
नई फर्म की कुल पूंजी निर्धारित की गई। नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी प्रश्न में दी हुई है। नई फर्म की कुल पूंजी निर्धारित की गई 1,20,000 रुपए। तो हम यहां पे नई फर्म की कुल पूंजी को क्या करेंगे, पहले तो ए बी सी सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करेंगे। किसमें? सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करेंगे। तो नए साझेदार का नया अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए यदि ए बी सी भावी लाभों को समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि भावी लाभ अर्थात भविष्य में जो लाभ बटेंगे वो ए बी सी में 1:1:1 यानी समान अनुपात में विभाजित होंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नई पूंजी को नए अनुपात अर्थात 1:1:1 में बांटना नहीं, समान अनुपात में बांटना है। तो 1:1:1 कितने हो गए? 3 हो गए सर। इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आएगा? 3 चौक 12, 40,000 आएगा। 40,000 इसकी पूंजी और 40,000 इसकी पूंजी और 40,000 इसकी पूंजी। तो यहां पे अपने तीनों की पूंजी, यहां पे नई पूंजी आ गई साझेदारों की, ये नई पूंजी। अब मैंने आपको क्या बताया कि यह नई पूंजी तक की जो कॉन्सेप्ट, जो अपने कॉन्सेप्ट थे तो पिछले क्वेश्चन में भी की थी। तो यहां क्या करना है, नई पूंजी को समायोजित पूंजी, नई पूंजी को समायोजित पूंजी से तुलना करनी है। नई पूंजी को समायोजित पूंजी से तुलना करनी है। तो मैं यहां कह रहा हूं समायोजित पूंजी ए और बी की कितनी दे रखी है सर? यहाँ पे 50,000 30,000 दे रखी, तो यहाँ 50,000 लिखा। यहां कितना लिखा सर? यहाँ 30,000 लिखा। तो देखिए इस प्रश्न में सी की तो पुरानी कोई पूंजी है ही नहीं, समायोजित पूंजी। अब देखो, अब आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जब नई पूंजी कम है तो साझेदार शेष राशि निकाल कर ले जाएगा। मतलब समायोजित पूंजी यानी पुरानी पूंजी कितनी है सर? 50,000 है। नई पूंजी कितनी है सर? ये 40,000 है। इसका अर्थ ये हुआ कि साझेदार को रखनी है फर्म में कितनी पूंजी? 40,000। और उसकी फर्म में पूंजी कितनी है? कितनी सर? 50। तो 10,000 अपने निकाल कर ले जाएगा। तो ये 10,000 ले जाई जाने वाली पूंजी है। ये ले जाई जाने वाली पूंजी। इसके बाद क्या देखो, 40,000 रुपए की पूंजी पुरानी पूंजी, सॉरी नई पूंजी। और बी के देखो, नई पूंजी रुपए 40,000, समायोजित पूंजी रुपए 30,000। यानी कि नई जो पूंजी फर्म में रखनी है वो 40,000 है और पुरानी जो समायोजित पूंजी है वो 30,000 है। इसका पुरानी पूंजी कम है, नई पूंजी ज्यादा रखनी है। इसका मतलब 40,000 रुपए में 10,000 रखने के लिए इसको 10,000 रुपए फर्म में और लाने पड़ेंगे। जब नई पूंजी अधिक होती है तो अंतर की राशि साझेदार को लेके आनी पड़ती है। तो ये होगी साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, लाई जाने वाली पूंजी। अब बात करते हैं अपन किसकी? सी की बात करते हैं। तो सी देखो कौन था सर? एक नया साझेदार है। तो नए साझेदार को तो पूंजी लानी पड़ेगी का कितनी? 40,000 रुपए इसकी सी की लाई जाने वाली पूंजी हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी 10,000 रुपए पूंजी लाएगा, सी 40,000 रुपए नया साझेदार है तो पूंजी लाएगा ही लाएगा, जबकि ए यहाँ पे 10,000 रुपए पूंजी फर्म से ले जाएगा। अब हम इनकी प्रविष्टि बनाते हैं। देखिए प्रविष्टि किस प्रकार बनेगी, प्रविष्टि पर ध्यान दोगे आप लोग। देखिए पहली प्रविष्टि बना रहा हूं कि यहां पे बी और सी, बी पूंजी लाएगा 10,000, सी भी पूंजी लाएगा 40,000, क्योंकि सी तो नया साझेदार है तो पूंजी लाना ही है। तो बी और सी जब फर्म में पूंजी लाएंगे तो पूंजी लाने का अर्थ क्या हुआ? फर्म को क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। तो फर्म को कैश मिला तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश कितना आया सर? 10,000 की कैश तो लाएगा बी और 40,000 की कैश लाएगा सी। तो इस तरह टोटल फर्म को कैश कितना मिला सर? 50,000 का कैश मिल गया। अब ये 50,000 कैश में बी ने फर्म को दिया 10,000 का कैश। तो बी कौन हो गया सर? देने वाला। और हमें पता है देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे। यहां पे सी देने वाला है, सी ने 40,000 फर्म को दिए तो यहां पे कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे
टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी कौन है, देने वाला, इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 तो बी ने दिया और 40,000 किसने, सी ने दिया। इस तरह फर्म को कैश कितना मिला सर, 50,000 का कैश मिल गया। तो इस प्रकार तो एक प्रविष्टि तो ये हो गई। इस प्रकार देखिए, इसी प्रकार अगले प्रश्न को और देख लेते हैं एक बार अपन। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसी प्रकार ए फर्म से पूंजी ले जाएगा, कितनी, 10,000 ले जाएगा। तो ए जब पूंजी ले जाएगा तो ए कौन हुआ सर, पाने वाला हो गया। ए तो पाने वाले को हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया सर हमने। और टू क्रेडिट किसे करें सर, ए पूंजी ले जा रहा है तो पूंजी के रूप में क्या लेके जाएगा सर, फर्म से कैश लेके जाएगा। तो कैश बिजनेस से गई, और आपको पता है जानने वाली वस्तु क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया भाई। तो कितने रुपए ले जाएगा सी, 10,000 रुपए की कैश ले गया फर्म से। तो कैश गई, क्रेडिट होगी, कौन ले गया, ए ले गया। तो ए पाने वाला हो गया, ए को डेबिट कर दिया। तो इस तरह आपको इसकी जनरल प्रविष्टियां बनानी है। आई थिंक आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीन टाइप की मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियो में क्लियर की थी, और उन्हीं 3 टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। अब ये आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के, इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। और जो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उनमें जितनी भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आज तक हमने पढ़ी है वो सारी कॉन्सेप्ट्स हमें यूज करनी है। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से आप रिवाइज करोगे,